फ्रेंड्स, जो हम लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे अभी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने इम्पिरिकल फॉर्मूला किया था। भाई हम कैसे इम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अब देखो उससे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इम्पिरिकल फॉर्मूला एंड देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले आपको क्या करना है, इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है और फिर क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फाइंड करना है। अब देखो लास्ट टाइम हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो इक्वल होता है n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला के। बच्चों इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए। तो स्टेप वन जो है, स्टेप वन पे आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फाइंड पहले इंपिरिकल फॉर्मूला, फाइंड इंपिरिकल फॉर्मूला। भाई आपको क्या करना है, पहले इंपिरिकल फॉर्मूले को फाइंड करना है। फिर स्टेप टू पे आपको क्या करना है, इंपिरिकल फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंगली इंपिरिकल मास फाइंड करना है। फाइंड इंपिरिकल मास। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है भाई अपने पास कि CH2O है, तो ये इंपिरिकल फॉर्मूला था ग्लूकोज का, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अब इसका हमने मास फाइंड करना है। तो कार्बन का मास 12, कितने कार्बन है 1, प्लस हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने है 1, तो टोटल कितना आ रहा है 30। तो ये जो 30 ग्राम आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इंपिरिकल मास ऑफ ग्लूकोज। तो ये क्या आ जाएगा, इंपिरिकल मास। भाई मेथड वही है, आपको जस्ट टर्म को ध्यान रखना है, इंपिरिकल फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंगली ही क्या आएगा, इंपिरिकल मास। तो भाई पहले इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, फिर इंपिरिकल मास काउंट करेंगे, फिर स्टेप 3 के अंदर हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ n। देखो इंपिरिकल फॉर्मूले की जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जगह मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल मास, दोनों में फॉर्मूला की जगह क्या रख दिया, मास। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n के। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन मिलेगा भाई क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, पहले आप यही फाइंड करके यहां पे रखोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ n। देन यूजिंग दैट टर्म यू विल फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हमने वहां पे लिखा है। तो भाई जो अपना स्टेप 4 है, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपिरिकल फॉर्मूला। फिर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मान लो कि इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज जो है वो CH2O है, इसके लिए n की वैल्यू आती है 6। तो आपने नीचे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1 1 है यहाँ पे, तो C6H12O6। तो भाई ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो काउंट होगा। अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली देखते हैं कि कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो देखो देखो एक हमारे को स्टेटमेंट गिवन है और वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन 4.07% है, कार्बन 24.27% है और जो क्लोरीन है वो 71.65% है। उसने हमारे को ये कहा है कि एक कोई कंपाउंड है
उस कंपाउंड के अंदर जो परसेंटेज है एलिमेंट्स की वो ये है। उसके बाद वो हमारे को ये कह रहा है इफ इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। भाई अगर इसका मोलर मास 98.96 ग्राम है तो आपको फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है इंपिरिकल फॉर्मूला, फिर फाइंड करना है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो भाई आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको इसको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए अगर ये ना भी गिवन होता ना तो भी हमें पहले क्या करना पड़ता, इंपिरिकल फॉर्मूला काउंट करना पड़ता। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई, हम पहले इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करते हुए बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, पहले आप टेबल बनाओगे, टेबल के अंदर वही 5 स्टेप करेंगे हम जो हमने पहले किए थे, और उसके बाद इंपिरिकल फॉर्मूला आएगा हमारे पास। तो स्टेप वन में आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 होता है। तो अब इसके बाद देखो फिर हमें क्या करना है कि जो गिवन परसेंटेज है इसको ग्राम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। फिर स्टेप 2 था भाई अपना, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज इनटू ग्राम परसेंटेज। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 4.07, तो 4.07 क्या लिखेंगे, ग्राम। ऐसे ही कार्बन के लिए जो परसेंटेज है वो कितनी है, 24.27 ग्राम। क्लोरीन के लिए 71.65 ग्राम। तो ये भाई अपनी आ गई ग्राम परसेंटेज। अब इसके बाद फिर हम क्या करते थे, फिर स्टेप 3 में हम फाइंड करते थे नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन परसेंटेज। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय में एटॉमिक मास। तो 4.07 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 4.07 मोल। फिर इसके बाद 24.27 अपॉन में 12, तो ये 2.02 मोल आएंगे। इसके बाद यहाँ आ जाओ तो 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये भी कुछ 2.03 आ रहा होगा। तो ये आपके पास गिवन परसेंटेज के अंदर क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल। तो फिर बच्चों जो अपना स्टेप 4 था, स्टेप 4 में आप क्या करते थे, सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करते थे, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आप क्या करते थे, आप स्मॉलेस्ट टर्म को सिलेक्ट करते थे और बाकी सभी टर्म्स को उससे डिवाइड कर देते थे। तो मान लो कि ये स्मॉलेस्ट टर्म है, तो इस टर्म से इन सभी नंबर ऑफ मोल की टर्म को डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 विच इज 1। नेक्स्ट 2.03 डिवाइडेड बाय 2.02, तो ये भी ऑलमोस्ट 1 ही आ रहा होगा। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गया किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। अब फिर स्टेप 5 क्या होता था, आपको क्या करना था, होल नंबर रेशियो लेना था। अब देखो जब ये फ्रैक्शन में है ही नहीं तो होल नंबर रेशियो भी यही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये कितने आ रहे होंगे 2, ये 1, ये 1। तो भाई ये अपने पास टर्म सोल्व करके आ गई, और जो टर्म आ रही है अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली हम इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो फाइंड करते हैं। तो देखो एलिमेंट लिख लो, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 2, कार्बन कितने आ रहे हैं 1, क्लोरीन कितने आ रहे हैं 1। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, ऐसे लिख लिया हमने। तो ये तो आ जाएगा क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये हमारे पास बन गया भाई इंपेरिकल फॉर्मूला। अब फिर हमने स्टेप 2 में क्या करना था, इंपेरिकल मास निकालना था।
तो वो किसके इक्वल आएगा, कार्बन का मास 12, कितने कार्बन है 1, प्लस हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस क्लोरीन का मास 35.5, कितने क्लोरीन है 1। तो सोल्व करोगे तो 12 प्लस 2 प्लस 35.5 विच विल कम आउट टू बी 49.5 ग्राम। तो भाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंपेरिकल मास। अब देखो उसके बाद जो अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए थर्ड स्टेप किया था, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड अपन ने निकालना था एन, वो किसके इक्वल था, मोलर मास डिवाइडेड बाय में इंपेरिकल मास। तो अब भाई मोलर मास अपने को गिवन है, क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि मोलर मास कितना है 98.96 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास कितना आ रहा है 49.5। तो ये जो है ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये कुछ सोल्व करोगे तो 1.99 आ रहा होगा, राउंड ऑफ करेंगे ना जब, तो राउंड ऑफ करके ये कितना आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। तो यहां से अपने पास n की वैल्यू आ गई। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो इक्वल होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला के। n की वैल्यू फाइंड करिए, कितनी आ रही है 2, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ रहा है CH2Cl। CH2Cl जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये आ जाएगा C2H4Cl2। तो भाई ये आ जाएगा अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गिवन परसेंटेज। तो जो परसेंटेज हमारे को बता रखी थी उस परसेंटेज के कोरस्पॉन्डिंगली जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो ये होगा। तो भाई ऐसा कोई भी जो क्वेश्चन आ जाता है उसको लॉजिकली सोल्व करने का मेथड यही है। पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करो, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद इंपेरिकल मास फाइंड करो, फिर n की वैल्यू निकाल लो और उसको यूज करके यहां से क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब इसके रिलेटेड, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा अलग टाइप का है। तो देखो अब देखो एक क्वेश्चन में वो हमारे को ये कह रहा है कि एक कोई कंपाउंड है जिसमें सोडियम है, सोडियम वो हमारे को ये कह रहा है कि 14.28% है, सल्फर है जो वो है 9.92%, हाइड्रोजन जो है वो है 6.20% और वो कह रहा है कि रेस्ट ऑक्सीजन है। तो वो हमारे को ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर 4 एलिमेंट हैं जिसमें से एक सोडियम, एक सल्फर, एक हाइड्रोजन और रेस्ट जो है वो ऑक्सीजन है। तो इसके बाद अब देखो जो कंपाउंड की टोटल परसेंटेज है वो कितनी होती है 100%। भाई अगर आपको ऑक्सीजन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि भाई टोटल में से 100 में से इस टोटल को माइनस कर देंगे। तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है तो वो हमारे पास आ रही होगी 100 माइनस 14.28 माइनस 9.92 माइनस 6.02, सोल्व करके ये 69.60% आ रहा होगा। तो ऑक्सीजन कितना आ रहा है भाई 69.60%। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रेस्ट ऑक्सीजन कह रहा है तो या कोई भी एलिमेंट रेस्ट कह रहा है तो टोटल में से बाकी को माइनस कर दो। अब वो हमारे को देखो आगे ये कह रहा है कि if all hydrogens are present as water of hydration,
वो कह रहा है कि अगर सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लिखा मिल सकता है। एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, तो वो कह रहा है कि बताओ हमारे पास की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। इफ मोलर मास इज 322, वो कह रहा है कि भाई अगर मोलर मास जो है वो 322 है, तो कह रहा है कि बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, अब इस केस के अंदर वो हमारे को ये कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, अगर आप कई बार कंपाउंड देखते हो ऐसे लिखे मिलते हैं CuSO4.5H2O, तो ये डॉट के बाद जो वाटर लिखे हुए होते हैं इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अब हमें करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। इंपिरिकल फॉर्मूला को फाइंड करके फिर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि इसमें इस टाइप के फॉर्मूले के अंदर। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैसे लिखना है, फॉर्मूला डॉट उसके साथ में क्या लगाते हैं, वाटर। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डॉट के बाद लिखते हैं डॉट इतने वाटर। तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो पहले वैसे ही क्या करोगे, इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करोगे। तो भाई आप वैसे ही टेबल बनाओ, पहले वैसे ही स्टेप 1 यू विल राइट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में सोडियम 23, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। फिर इसके बाद स्टेप 2, फिर आपको क्या करना है, ग्राम परसेंटेज लिखनी है। ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। तो ग्राम परसेंटेज सोडियम की कितनी है, 14.28 ग्राम, सल्फर की 9.92 ग्राम, हाइड्रोजन की 6.20 ग्राम, ऑक्सीजन की 69.60 ग्राम। तो यहां तक स्टेप 2 हो गया भाई। फिर स्टेप 3, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन ग्राम परसेंटेज। गिवन ग्राम परसेंटेज में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं। वो कैसे निकाल रहे थे आप, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो 14.28 डिवाइडेड बाय 23, इसके लिए 9.92 डिवाइडेड बाय 32। इसको सोल्व कर रहे हो तो 6.20 डिवाइडेड बाय 1, देखो मास 1 है। ऑक्सीजन के लिए 69.60 डिवाइडेड बाय 16। तो भाई जब आप पहली टर्म को सोल्व करते हो तो ये वैल्यू 0.62 आ रही होगी, दूसरी वाली 0.31 आ रही होगी, डिवाइडेड बाय 1 है तो ये तो सेम ही रहेगा 6.20। इसको सोल्व करते हो तो 4.35 आ रहा होगा वैल्यू। तो जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंगली परसेंटेजेस हैं उसमें नंबर ऑफ मोल जो है वो ये आ चुके होंगे। फिर आप यूज करते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करते थे, हम फाइंड करते थे स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। भाई जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनका क्या फाइंड करना है आपने, स्मॉलेस्ट रेशियो। वो कैसे फाइंड करते थे, हम इनमें से सबसे छोटी टर्म डिसाइड करते थे और उससे सबको डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है वो कौन सी है, 0.35। तो हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को 0.31 से डिवाइड कर देंगे। तो 0.62 डिवाइडेड बाय 0.31 ये 2 आ रहा होगा, 0.31 डिवाइडेड बाय 0.31 ये 1 आ रहा होगा, 6.20 डिवाइडेड बाय 30, 0.31 सोल्व करके देख लेना ये 20 आ रहा होगा, 4.35 डिवाइडेड बाय 0.31 ये सोल्व करके 14 आएगा। तो भाई जो स्मॉलेस्ट रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स का वो हमारे पास आ चुका है। अब देखो इसके बाद आपने क्या करना है,
अब अपने स्टेप 5 में लिखते थे होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब भाई यहां पे फ्रैक्शन तो है ही नहीं, तो होल नंबर रेशो भी यही रहेगा 2 1 20 14। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंपेरिकल फॉर्मूला इससे लिखते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जब हम लिख रहे हैं तो देखो, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सोडियम कितने आ रहे हैं 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 20, हाइड्रोजन 20, ऑक्सीजन 14। तो ये आ गया भाई हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर हम इसको सम अप करके लिखें तो Na2S H20O14। तो ये हमारे पास बन गया क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर हम क्या फाइंड करते हैं, इंपेरिकल मास। भाई इंपेरिकल मास जब निकाल रहे हैं तो देखो, सोडियम का मास कितना है 23 इंटू कितने सोडियम है 2, प्लस सल्फर का मास 32, कितने सल्फर है 1, प्लस हाइड्रोजन का मास 1, कितने हाइड्रोजन है 20, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन है 14। आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है ये 322 आ रही होगी। तो अब फिर हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को फाइंड करते हैं। वो कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। मोलर मास जो है वो कितना है 322 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। भाई अगर मोलर मास ये है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो मोलर मास 322 डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास भी 322, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही होगी 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोरस्पॉन्डिंगली टर्म है हमारे पास उनके लिए n की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला था, ये इक्वल था n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 1 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो Na2S H20O14। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। भाई अब इसके बाद देखो, उसने हमारे को ये कहा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो बन गया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब वो हमारे को ये कह रहा है कि अगर सारे के सारे हाइड्रोजन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हैं तो बताओ फिर फॉर्मूला क्या बनेगा। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैसे लिखते हैं, डॉट वाटर करके। अब सारे हाइड्रोजन वाटर की तरह प्रेजेंट हैं तो फॉर्मूले को लिख लो एक बार, Na2S H20O14। भाई अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 20 हैं, तो वाटर कितने बन सकते हैं 10, क्योंकि एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, तो 10 वाटर के अंदर 20 हाइड्रोजन होंगे। तो अब इसके बाद Na2S, अब देखो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, टोटल ऑक्सीजन है 14, एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, तो 10 में कितने होंगे 10, तो 14 माइनस 10 कितने ऑक्सीजन बच रहे होंगे 4, तो Na2SO4 डॉट 10H2O। जो हमारा गिवन कंपाउंड है इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड फॉर्मूला। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड फॉर्मूला, ठीक है। और अगर वो आपको ये कहे कि अनहाइड्रस फॉर्मूला लिखो, अनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, तो ये होगा अनहाइड्रस फॉर्मूला। अनहाइड्रस का मतलब है विदाउट वाटर। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर अनहाइड्रस फॉर्मूला पूछ रहा है तो आप यहां तक छोड़ दोगे, अगर हाइड्रस फॉर्मूला पूछ रहा है तो फिर वो आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा,
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो टॉपिक था एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल्स थे। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बैलेंसिंग है। सो अभी के लिए थैंक यू।